हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि 21 जनवरी 2024 में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर सीटेट के लिए फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें कि आपका ईवीएस लगभग हमने कंटेंट और प्लस क्वेश्चंस कवर कर दिया है। साइंस की भी हमने 5 वीडियोस पे पेपर 2 की अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा हमने अभी आपका सब्जेक्ट सीडीपी उसमें चल रहा है, तो सीडीपी की अभी तक 4 ही वीडियोस अपलोड हुई हैं। और बीच में हमने आपके लिए एक टैग वर्ड्स, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स की वीडियो भी अपलोड की है, जो सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, 50% रोल्स जो होता है पेडागोजी का होता है सीटेट के पेपर में। और हमने ईवीएस की पेडागोजी के लिए अलग से आपके लिए 2 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो हमने परसों अपलोड की थी और कल तबीयत ख़राब होने की वजह से कल हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो ईवीएस की पेडागोजी की सेकंड क्लास और अंतिम क्लास आज होने जा रही है, जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर में पूछे गए ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा अब तक जितना भी कंटेंट सीटेट के लिए ईवीएस का अपलोड किया गया है, उससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी कंटेंट को पढ़कर आप 28 से 30 क्वेश्चन, 30 नंबर का स्कोर कर सकते हैं। 28 से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब 28 से 30 नंबर का स्कोर आपका पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है ईवीएस पेडागोजी कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। ये क्लास पार्ट 2 है फ्रेंड्स। पार्ट 1 इसका हमने कल अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो कंटेंट है, टॉपिक है ईवीएस टीचर के बारे में। ठीक है, ईवीएस जो टीचर होता है, पर्यावरण अध्ययन का जो एक टीचर होता है, उसको कैसा होना चाहिए बताइए। तो उसमें बच्चे को महत्व देना चाहिए, टीचर को। ठीक है, बच्चे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और जो एनईपी 2005 है और नई शिक्षा नीति भी बोलते हैं कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। उसका मतलब यही है कि बच्चे को महत्व देना चाहिए, बच्चा किस तरह से पढ़ना चाहता है, ठीक है, किस तरह से बच्चा समझना चाहता है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अवसर। बच्चे को अवसर देने चाहिए। मान लीजिए आपने गणित का कोई प्रश्न बच्चे को करके दिखाया है बोर्ड पे, तो बच्चे को भी अवसर दो कि अगला सेम प्रश्न या उस तरह का कोई और प्रश्न करने के लिए बच्चा भी बोर्ड पे आके करे, ताकि उसमें तार्किक शक्ति का विकास हो, बच्चा सीखे। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाता है जेंडर बाइस। जेंडर बाइस को रिमूव करना चाहिए। जेंडर बाइस क्या होता है फ्रेंड्स? लड़के और लड़की में भेदभाव, यानी कि लड़का ये प्रश्न कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। ठीक है, लड़के मैथ्स ले सकते हैं, मैथ्स और साइंस ले सकते हैं, लड़की आर्ट ही ले सकती है। इस तरह से कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो जेंडर बाइस को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, समय समय पर मूल्यांकन। अब ये नहीं है कि बच्चे को आपने पढ़ाया, चैप्टर शुरू किया और आपने पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया, और पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद ही आपने बच्चे का टेस्ट लिया, मूल्यांकन किया कि बच्चे ने कितना सीखा है। नहीं, समय समय पर उसका हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट ले लीजिए। ठीक है, हर बच्चे के बाद आप हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट बच्चे का आप लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना बच्चे ने सीखा है। फिर उसके बाद देखिए यदि कुछ कमी लगी है तो उसका निदान कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए कुछ और ऐसा कीजिए ताकि बच्चा जो गलती कर रहा है या जो बच्चा नहीं सीख पाया वो सीख ले। तो इसे बोलते हैं समय समय पर मूल्यांकन करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं एम्पैथी। ठीक है, यानी समानुभूति। फ्रेंड, 2 शब्द होते हैं, एम्पैथी होता है, एक होता है सिंपैथी। ठीक है, एक होता है एम्पैथी, एक होता है सिंपैथी।
तो बच्चे के साथ सिंपैथी यानी कि सहानुभूति नहीं रखनी है। ठीक है, सहानुभूति नहीं रखनी है। बच्चे के साथ क्या रखनी है? एम्पैथी रखनी है, समानुभूति। मतलब जैसा बच्चा सोच रहा है, फील कर रहा है, हमें वैसा ही उसके बारे में समझना चाहिए। ठीक है, सहानुभूति ना रख के हमें समानुभूति रखनी है। जैसा बच्चा फील कर रहा है वैसा ही हमें समझना चाहिए उसके भाव को। क्रिएट गुड करिकुलम, एक अच्छी पाठ्य चर्चा का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, आप समझते ही हैं पाठ्य चर्चा के बारे में। तो जो पाठ्य चर्चा होनी चाहिए एक अच्छे लेवल की, एक अच्छी पाठ्य चर्चा का निर्माण होना चाहिए, ताकि बच्चों को सिखाने में आसानी रहे और बच्चा आसानी से सीख भी जाए। ठीक है, लोकतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि बच्चों से रिलेटेड होना चाहिए, बच्चों से जुड़ी बातें होनी चाहिए। ये नहीं है कि अलग थलग कुछ भी आप बता दे रहे हो। बच्चों से जुड़ी, जो उनको आप पढ़ा रहे हो पर्यावरण से, बच्चों से जुड़ी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आप क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं हमने, छोटे छोटे कंटेंट है, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, साथ में हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंड्स, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक कल की क्लास में हो चुके हैं, यानी परसों जो क्लास हुई थी। आप उस क्लास को देख लीजिएगा किसी ने नहीं देखी है तो, क्योंकि ईवीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आपने ये दो, कल की क्लास यानी परसों वाली क्लास और आज की क्लास आपने कर ली, तो समझ लीजिए कि 15 नंबर आपके पक्के, 15 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे पेडागोजी के। ठीक है, पहली वाली वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवारों में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बताइए। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चे हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, या तो उनके पापा हैं केवल, या फिर उनकी मम्मी है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। इन बच्चों की अवहेलना करें, अवहेलना है फ्रेंड्स, ये अवहेलना करें और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करें। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे जो अवहेलना है ये निगेटिव वर्ड है। बच्चों की अवहेलना कभी नहीं करनी है। अवहेलना करना मतलब उनकी बुराई करना, उनके बारे में गलत बोलना, ऐसा कभी भी नहीं करना है। तो ये वाला ऑप्शन तो देखते ही काट देंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहें। फ्रेंड्स, देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है सहानुभूति, यानी कि सिंपैथी। मैंने बताया ना अभी, सिंपैथी वर्ड आएगा तो उसको काट देंगे। सिंपैथी बच्चों के साथ हमें नहीं करनी है, हमें बच्चों के साथ क्या करना है? इम्पैथी करनी है हमें, यानी समानुभूति। तो ये वाला ऑप्शन भी काट देंगे हम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी काट देंगे। देखिए, जैसा मैंने बताया पॉजिटिव निगेटिव वर्ड्स के बारे में, कितना ईजी हो जा रहा है ऑप्शन को एलिमिनेट करना। और आपने ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लिया, आपने उस क्वेश्चन पे समझ बनानी सीख ली, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दें और विषय पर ध्यान केंद्रित करें। ये ठीक हो सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। ये भी ठीक लग रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं इसके। आई थिंक ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं ऑप्शन नहीं दिए गए इसमें, इसी में से हमें आंसर बताना है। तो देख लेते हैं बेस्ट ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करें। ठीक है, जो बच्चों का संदर्भ है उसको सम्मिलित करें, कॉन्टेक्चुअल सम्मिलित करें, और सीधी सी बात है कि एक वर्ड दिया है इसमें, समानुभूति की संस्कृति का एक निर्माण करें। बच्चे जैसा फील करते हैं टीचर को वैसा ही समझना चाहिए। और समानुभूति एक पॉजिटिव वर्ड है, हमने आपको बताया बच्चों के लिए टीचर को कैसा होना चाहिए, समानुभूति बच्चों के लिए टीचर के मन में होनी चाहिए, यानी कि एम्पैथी होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है, लेकिन हमें बिल्कुल जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसको चुनना होता है। इसमें पहले भी आपको बताया मैंने कि ऐसा नहीं है कि सीटेट
में पेडागोजी जो दी है उसका एक ही ऑप्शन ठीक होगा, चारों ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको बेस्ट ऑप्शन देखना होगा। बस इसी पे हमें समझ बनानी है कि बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे कि जिनमें चारों आपको एक जैसे चारों बिल्कुल ठीक लगेंगे। मोस्टली ऐसे होंगे कि इसमें एक ऑप्शन ही ठीक होगा। एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जिसमें चारों ही आपको ऑप्शन ठीक लगेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा समझ बनाने की ज़रूरत है, आपको वर्ड पकड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या दिया गया है। चलिए, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती है कि चुप हो जा, चांद पर बैठा गैट बाबा उसे ले जाएगा। गैट बाबा, फ्रेंड्स ये गैट नहीं होगा, चांद पर बैठा कोई बाबा होगा, उसे ले जाएगा, मतलब डरा रही है बच्चे को। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे बताइए। रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे। फ्रेंड्स कोई बात करने नहीं जाएगा, कोई टीचर थोड़ी ना बात करने जाएगा कि ऐसा मत कहिए, दादी पिटाई कर देगी। रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा नहीं है। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन करे तथा इस तथ्य की जांच करे। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम झूठी बातों पे या इस तरह की बातों को बच्चे के लिए सपोर्ट नहीं करते, तो झूठ कहने वाली बात को काट देंगे। थर्ड ऑप्शन पे कि चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है, तो इस तरह से भी कोई बात नहीं कहेंगे। हमें क्या करना है, तथ्य की जांच करो, ठीक है। जो फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करो और जो बात कही है उसकी जांच करो अच्छे से। यानी कि रूपल से कहेंगी कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की, इस फैक्ट की जांच करें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब हमारे पास काफ़ी स्पेस है। एक सेकंड। हाँ, आई होप कि आपको अभी दिख रहा होगा इजीली। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप क्या करेंगे बताइए। ज्ञानेंद्रियां तो आप समझते हैं फ्रेंड्स, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है। आइज़ होती है आपकी, टंग होती है, ईयर्स होते हैं, स्किन होती है, ठीक है, नोज़ होती है। विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ाने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे। सेकंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को उनके शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। ओके। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। और ऑप्शन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वहन का उपयोग करेंगे, यानी कि रोल प्ले करेंगे। फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं कि बच्चों को संदर्भ में पढ़ने और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए नहीं कहेंगे, तो फिर बच्चा सीखेगा क्या, तैयारी घर से ही करके आएगा। अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रिय के विषय में लिखने के लिए कहेंगे, लिखने के लिए भी कुछ नहीं कहेंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए। प्रत्येक संवेदना जो संवेदी अंग है का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स ये सबसे राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त पदार्थ का मतलब है जो चीज़ें हम जिसको छू सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, ऐसे किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और हर संवेदना के लिए कार्य चित्रण, चित्र सहित कार्य जो होगा वो करेंगे, ताकि उससे क्या होगा, बच्चा जल्दी उनके बारे में सीख जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है भूमिका निर्वहन, रोल प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि संवेदी अंगों के बारे में बात कर रही है, उसमें रोल प्ले करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। उसमें रोल प्ले की कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए ध्यान रखेंगे, मूर्त पदार्थ जहाँ जाएगा ये पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों के लिए मूर्त पदार्थ जो जिस चीज़ को बच्चे सामने देख सकते हैं,
देख के जल्दी सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ को देख के, ठीक है। अमूर्त पदार्थ बच्चों के लिए बाद में पेश करते हैं, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ चला जाता है, पहले मूर्त चीज़ों से सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, 24 था पिछला क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। कक्षा 3 में विषय पानी का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? ऑप्शन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। पहले क्या करते थे, पहले टाइम में जो बड़ी ऊंची जाति के लोग हैं वो छोटी जाति के लोगों के लिए मना करते थे, छुआछूत मानते थे, पानी को नहीं छूना, इस चीज़ को नहीं छूना, यहाँ से पानी नहीं पीना, पहले टाइम में। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। विद्यार्थियों को विषय से हटाने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। फ्रेंड ध्यान से पढ़ेंगे इस ऑप्शन को। विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे, मतलब जो सब्जेक्ट है उससे हटने से रोकेंगे, उससे दूर नहीं भागना है विषय से, और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। एक बार में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है गलत समझ लेंगे इसको, लेकिन विषय से हटने से रोकेंगे कहा गया है इसमें, यानी कि बिल्कुल ठीक कहा गया है। विद्यार्थियों से ऐसी घटना को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, मना नहीं करेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि ए और डी तो बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें किस तरह से दिए गए हैं। ए और डी आपका बिल्कुल ठीक है, ए और डी, यानी कि सारे ही ऑप्शन ठीक है इसके। ऑप्शन नंबर 2 इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी इसका ठीक है ऑप्शन। सॉरी ये गलत लगा दिया, बी नहीं, बी तो आपको गलत बताया था, बी वाला ऑप्शन तो गलत है। साझा करने से मना नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी भी ठीक है, डी भी ठीक है और ए भी ठीक था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए भी कहेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए भी कहेंगे, और उन्हें विषय से ना हटने के लिए कहेंगे, मतलब विषय पर केंद्रित रहें, विषय से ना हटे और विषय पर ध्यान केंद्रित रखें, ऐसा उन्हें कहेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन से पहले छोटी सी एक थ्योरी है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इजीली। अब एक सेकंड फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लाइड को सेट कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस, जो टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, सीखने के जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो कौन कौन से होते हैं? फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है समझने वाली, लेकिन बस हम थोड़ा सा नज़र मार लेंगे एक बार कि हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं, बच्चे कहाँ कहाँ से सीखते हैं चीज़ें, ठीक है। कौन कौन से सोर्स हैं उसके, वो हम देख लेंगे। यहाँ नंबर 1 पे लिखा है आपका रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स यानी कि समुदाय के संसाधन। अब ये क्या होते हैं? ये हो जाएंगे फ्रेंड्स बढ़ई जो लकड़ी का काम करता है, दुकानदार, ठीक है, अभिभावक और टीचर यानी कि अध्यापक। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बढ़ई से, कारपेंटर जो काम करता है उससे भी कुछ सीखते हैं, दुकानदार शॉपकीपर से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, अभिभावक पेरेंट्स जो बच्चों को जो है ध्यान रखते हैं, पालन करते हैं, उनसे भी सीखते हैं, और मेन चीज़ है अध्यापक यानी कि हम लोग। टीचर से भी तो बच्चा सीखता है ना। तो कैसे रिसोर्सेज हैं? यदि इसमें से कोई आएगा या इस तरह का कोई ऑप्शन आएगा क्वेश्चन में, तो आप क्या समझेंगे? ये कम्युनिटी रिसोर्सेज है, ठीक है, समुदाय के संसाधन है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। ये क्या होता है? संस्थानीय संसाधन यानी कि बैंक, अस्पताल, ऑफिस और विश्वविद्यालय, ठीक है। इनसे भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ध्यान रखेंगे। इस तरह का ऑप्शन आएगा तो उसको भी आप बिल्कुल सही लगा देंगे,
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, रिसोर्सिस इन नेचर, यानी प्रकृति में संसाधन। प्रकृति में संसाधन कौन से होते हैं जिनसे बच्चा सीखता है? नदी, ठीक है, नदी, वन, तालाब और मिट्टी, इनसे भी सीखते हैं ना बच्चे, इनसे भी सीखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रकृति में संसाधन। अब आगे देख लेते हैं मीडिया रिसोर्सेस। ये क्या होते हैं? जैसे कि समाचार पत्र, ठीक है, समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, टीवी देखते हैं, रेडियो पे सुनते हैं कुछ ना कुछ, तो ये कैसे होते हैं आपके? मीडिया रिसोर्सेज। और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज, प्रौद्योगिकी संसाधन, ये कौन से होते हैं? जिसका आप यूज़ कर रहे हैं अभी मेरी वीडियो देखते समय, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्ड, ठीक है, इंटरनेट सबसे मेन चीज़ है। इसी तरह से फ्रेंड्स देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नंबर 6 पे, मानव निर्मित संसाधन, जो मानव ने चीज़ें बनाई हैं उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, कुर्सी, और आपका ये क्या लिखा है, थोड़ा सा कागज़। पेन, पेंसिल, कुर्सी और कागज़, इन चीज़ों से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। चलिए आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इजीली। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है। रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है, ठीक है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? सामुदायिक संसाधन, संस्थागत संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिक संसाधन। बताइए। जो बीज होते हैं जिससे पौधा उगता है, बीजों को लगाने के बारे में शिक्षिका शिक्षित करना चाहती है, ठीक है। तो किस संसाधन का उपयोग करेगी? सामुदायिक संसाधन होगा, संस्थागत होगा, ठीक है, या फिर प्राकृतिक होगा वो, या फिर प्रौद्योगिक संसाधन होगा। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। पहला ही क्वेश्चन है ये, संसाधन से अभी बिल्कुल जस्ट आपको बताया है क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या हो सकता है बताइए फ्रेंड्स। आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं भाई बहन जो सोचेंगे कि प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा, पौधे के बीज बो रहे हैं, बीज तो प्राकृतिक है, लेकिन ध्यान रखेंगे शिक्षिका शिक्षित करना चाहती है, ठीक है, यानी कि टीचर। टीचर बोल रहा हूँ, रेवती बच्चों को सिखाना चाहती है, तो रेवती क्या होगी? एक तरह से रेवती कोई भी हो सकती है, अभिभावक भी हो सकती है बच्चों की, या फिर बच्चों को सिखाना चाहती है तो टीचर भी हो सकती है। तो टीचर क्या हो जाएगा? एक सामुदायिक संसाधन, या पेरेंट्स क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन इसका नहीं लगाना है, गलती से कुछ लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आज का देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये लिखा है ईवीएस करिकुलम के बारे में, ठीक है, ईवीएस करिकुलम यानी कि पाठ्य चर्चा के बारे में, उसी से रिलेटेड प्रश्न है, तो डायरेक्ट आपको प्रश्न के माध्यम से बताया जाएगा। प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य चर्चा की विशेषता है। जो ईवीएस का करिकुलम होता है, पाठ्य चर्चा जो होती है, तो उसकी क्या विशेषता होगी प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, जिससे कि अच्छा पर्यावरण शिक्षण दिया जा सके। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, जो नई चीज़ें हैं उसके आविष्कार में लगा दिया बच्चों को, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं करेंगे। ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना, केवल ज्ञान अर्जित करना है, ऐसी चीज़ों पर केंद्रित करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना, ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना,
इस ऑप्शन को काट देंगे। फ्रेंड ध्यान रखेंगे जीविकोपार्जन, यानी कि जो अपनी जीविका चलती है, रोजी रोटी चलती है, उसमें सहायता करती है पाठ्य चर्चा। इस तरह का वर्ड जो जीविका में सहायता करती है रोजी रोटी में, देखते ही काट देंगे। इस तरह का ऑप्शन का कभी भी मकसद नहीं होता ईवीएस का, ठीक है, करिकुलम का या फिर पढ़ाई का कभी भी मकसद नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 आज का। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से घटकों का समावेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को संचालित करते समय आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, बताइए। एक पाठ्य चर्चा का निर्माण कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, तो किन घटकों का समावेश, किन घटकों को इंक्लूड करना चाहिए उसमें। पहला देख लेते हैं, उदाहरणों सहित प्रमुख संप्रत्यों की व्याख्या, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ना, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, प्रमुख संप्रत्यों से संबंधित गतिविधियां एवं संसाधन। फ्रेंड्स अब एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ एक वर्ड लिखा है प्रमुख, ठीक है। प्रमुख का मतलब है कुछ चीज़ें, कुछ खास चीज़ें। तो जहाँ भी प्रमुख लिखा होगा, कुछ चीज़ें कुछ लिखा होगा, केवल लिखा होगा, ये सब निगेटिव वर्ड हैं, तो इनको काट देंगे, ठीक है। तो ये लिखा उदाहरण सहित प्रमुख संप्रत्यय को, प्रमुख से कहना चाह रहा है कि कुछ लेना है बस जो खास संप्रत्यय हैं। प्रमुख क्यों लेना है, सारे संप्रत्यय को इंक्लूड करना है, और व्याख्या लिखा हुआ है यहाँ। ऑप्शन 1 काट देंगे, ए ऑप्शन। इसी तरह से ऑप्शन डी भी काट देंगे, यहाँ भी लिखा है प्रमुख संप्रत्यय, तो ऑप्शन ए और डी तो इसका होगा नहीं आंसर। अभी थोड़ा सा स्लाइड को फ्रेंड्स ऊपर लेंगे, हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस ऑप्शन में ए और डी लिखा है काट देंगे उसको, ए लिखा है काट देंगे, ठीक है, सॉरी ए और ई। ऑप्शन नंबर 3 में ए और ई लिखा है काट देंगे, 4 में ए और ई लिखा है काट देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी, सी और डी। अब पढ़ लेते हैं एक बार, बी ऑप्शन पढ़ते हैं, बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताया ना बच्चों में क्यूरियसिटी होनी चाहिए, पिछली क्लास में बताया, बच्चे क्यूरियस होने चाहिए ताकि वो प्रश्न पूछ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, तो बिल्कुल सही है। ज्ञान को बच्चे के जीवन से जोड़ना, ठीक है, एक बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना ज्ञान को, ठीक है, ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं डी, सांस्कृतिक सामाजिक विभिन्नता का समावेश, यानी जो हमारी अलग अलग जगह से लोग होते हैं तो उनके खान पीन, ठीक है, सामाजिक रहन सहन बोलचाल अलग होती है, लेकिन उसका विभिन्नता का क्या करना है, समावेश करना है, फिर भी सबको इंक्लूड करके रखना है एक जगह पे। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी, सी और डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और क्लास में आपको फ्रेंड्स मज़ा आ रहा होगा। फ्रेंड्स क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 आज का, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्लाइड को। ओके, आई होप कि आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा, यानी कि करिकुलम की बात हो रही है, एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा, फ्रेंड्स जो अभी बात की है हमने करिकुलम की ईवीएस के, उसके बारे में बात हो रही है। यह पर्यावरण के लिए है, जो ईवीएस का करिकुलम है, ईवीएस की पाठ्य चर्चा है, ऑब्वियसली वो पर्यावरण के लिए ही तो होगी, होगी कि नहीं होगी। पर्यावरण की बात चल रही है तो पर्यावरण के लिए होगी, पर्यावरण के माध्यम से है, बिल्कुल पर्यावरण के माध्यम से ही होगी। कोई भी चीज़ सीखेंगे पर्यावरण के माध्यम से सीखेंगे, पर्यावरण के बारे में है, बिल्कुल। पॉइंट नंबर ए और सी तो सेम ही है, पर्यावरण के लिए हैं या फिर पर्यावरण के बारे में, सेम थिंग। ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण से है, अब ये पॉइंट थोड़ा अजीब लिखा है, पर्यावरण से है, क्या है पर्यावरण से, इसे काट देंगे, तो यानी कि ए, बी और सी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देख लेते हैं ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं, ए, बी तथा सी।
फ्रेंड्स 3 नंबर पे दिया है ए बी तथा सी, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 ए बी तथा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस पर्यावरण से संबंधित पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 30। फ्रेंड्स ये लिखा है ईवीएस टेक्स्ट बुक के बारे में, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्लाइड को। हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अभी। जो फ्रेंड्स ईवीएस की टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, किस तरह से ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक से होनी चाहिए। ठीक, तो इस चीज़ से क्या मतलब है फ्रेंड्स, पहला लिखा है रूढ़िवादिता, नो स्टेरोटाइप, यानी कि रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए। रूढ़िवादिता का मतलब है पहले से चली आ रही है और उसके बारे में, उसके तथ्यों के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, बस किसी ने पहले बना दिया, एक बार वही चली आ रही है। तो रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए कि पहले से चली आ रही है इसलिए अभी भी चल रही है, उसमें कुछ क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, रचनात्मक होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखा है आपका आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अट्रैक्टिव क्यों होनी चाहिए, देखिए टेक्स्ट बुक का मैंने फ़ोटो बनाया साइड में, वो कलरफुल होगी, ठीक है, और उस पर कुछ कार्टून्स वगैरह होंगे तो बच्चे क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अट्रैक्ट इसलिए बोला गया है कि जो बच्चे की टेक्स्ट बुक है वो आकर्षक होनी चाहिए। आपने देखा है छोटा बच्चा, आप 2 बुक दीजिए छोटे बच्चे को, एक कलरफुल हो और एक ब्लैक एंड वाइट हो, तो कलरफुल जो होगी उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा बच्चा, उसको ज़्यादा हाथ में पकड़ने की, छूने की, खेलने की कोशिश करेगा, जैसा भी है उसको ज़्यादा कोशिश करेगा। तो कलरफुल होनी चाहिए और उस पर कार्टून वगैरह के फ़ोटो चित्र बने होने चाहिए, कहने का मतलब है आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव। ठीक है, लुकिंग अराउंड, ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, और वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और घटनाएं, जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर वास्तविक कहानी होनी चाहिए या कथाएं या घटनाएं होनी चाहिए। वास्तविक से मतलब है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं है कि उसके अंदर जो कहानी वगैरह कुछ दी हुई है वो सब फेक हैं, झूठी हैं, ऐसी बनाई गई हैं मनगढ़ंत। वास्तविक कहानियाँ उसके अंदर होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे हमारे किसी देश के फ्रीडम फाइटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आप महात्मा गांधी जी की बात कर लेते हैं या फिर किसी और फ्रीडम फाइटर या किसी और ऐसे इंसान की बात कर लेते हैं जिसके बारे में सच्ची कहानी, सच्ची घटना का जिक्र टेक्स्ट बुक में किया गया हो। ठीक है, यही इसका मतलब है, ताकि बच्चे को नॉलेज मिल सके। सूचना और सीखने का समृद्ध स्रोत होना चाहिए, बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें अप्रोप्रिएट और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि क्या होगा, बच्चे को अच्छे से ज्ञान, अच्छे से और काफ़ी इनफ मात्रा में ज्ञान उसको मिल सके। ठीक है, स्तर के अनुरूप होनी चाहिए ऑब्वियसली, बिल्कुल, यानी कि ये नहीं है कि बच्चा 5th क्लास में है और बुक में जो कंटेंट लिखा है, कहानी या कोई कॉन्सेप्ट या कुछ भी लिखा है वो क्लास 8 का आपने क्लास 10 का दे दिया है, कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा सीखेगा क्या उसे, बच्चा क्या होगा और कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। एक चैप्टर है फ्रेंड्स उसमें विस्थापन के बारे में और उसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो क्या उद्देश्य है इसका, उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। बच्चों को यह बताने के लिए ये उद्देश्य है इसका कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है। फ्रेंड्स इस पॉइंट को एकदम काट देंगे देखते ही, कि देश के विकास के लिए लोगों का विस्थापन करना, लोगों को एक जगह से हटाना आवश्यक है, ऐसा तो नहीं है। कि शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते हैं, सभी लोग करते हैं कूड़ा तो, और शहर जो झुग्गियों के कारण गंदे हैं केवल, ऐसा भी नहीं है। ये विस्थापन से ये मतलब भी नहीं है बताने का।
कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। फ्रेंड्स, आप ये बताइए, जो बड़ा शहर होता है वहीं ग्रामीणों का जीवन बेहतर होता है, क्या गांव में नहीं होता? ये भी ऑप्शन काट देंगे। ऑप्शन नंबर 1 इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को उनकी जगह से विस्थापित कर दिया गया, वहाँ से भगा दिया गया या वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, बच्चों को यह वाली बात क्यों बताई गई है इस चैप्टर के माध्यम से, कि उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है, ये वाली बात बताने के लिए। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, जिससे बच्चे ये वाली बात जान जाएं, उनकी पीड़ा के बारे में जानें। ठीक, इसलिए इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। आई होप कि आपके क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या दिया गया है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि नंबर ए पॉइंट दिया गया, एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो। ठीक है, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले। ठीक है, मूलभूत प्रत्यय को सीखने में आनंद मिले, छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए फ्रेंड्स, वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल करने का क्या मकसद है? बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड। हाँ, अब बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए फ्रेंड्स। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया, जिससे कि क्यों किया गया? एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, या फिर मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले। ठीक है, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले, या छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास हो। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यानी ए तथा बी। एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले, मूलभूत प्रत्ययों की सीख में आनंद मिले। आनंद के लिए कोई बात नहीं की गई है। और पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों का व्यापक रूप शामिल किया गया है, इससे छात्रों के संप्रेषण कौशल में विकास नहीं होगा। ठीक है, संप्रेषण कौशल में विकास का इससे कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 टीएलएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, आई होप कि आपको भी दिख रहा होगा अच्छे से। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है, क्योंकि वे जो सामग्री होनी चाहिए बच्चों के लिए आकर्षक होनी चाहिए, अट्रैक्टिव। ठीक है, प्रासंगिक होनी चाहिए, यानी कि जो पाठ्यक्रम है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, और अनुदेशात्मक होनी चाहिए। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। क्यों होनी चाहिए फ्रेंड्स? जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही ऑप्शन ठीक दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, ये इतना खास जो पॉइंट नहीं है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करने के लिए नहीं, शिक्षक को फोकस नहीं करना है, बच्चे को फोकस करना है। अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ये वाला भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने के लिए, सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आपको, यही वर्ड्स पढ़ना है, सक्रिय। ठीक है, और ज्ञानेंद्रियों की बात भी की गई थी। तो ज्ञानेंद्रियों को सभी को एक्टिव करने के लिए, ज्ञानेंद्रिय कौन सी? आपकी स्किन, ठीक है, आपकी आइज़, आपकी टंग, आपके ईयर और आपकी नोज़, सारी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव हो जाएंगी, यानी कि सक्रिय हो जाएंगी। इसलिए आकर्षक, प्रासंगिक और अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग करते हैं। एक्टिव यानी कि सक्रिय, पॉजिटिव वर्ड है, ध्यान रखेंगे। इसी से हमको पकड़ना है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, वरना चारों ही ऑप्शन इसके ठीक हैं।
और जब चारों ही ऑप्शन ठीक होते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसे में हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है और उसको हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन में देखना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन में कहाँ आ रहा है आपका पॉजिटिव वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया। ओके फ्रेंड्स, ये दिया गया 4R के बारे में बात की गई है यहाँ। आपको पता होगा 4R का क्या मतलब है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट के, उसकी क्या होती है, आपने सुना होगा सेव एनवायरनमेंट, सुना है ना, सेव एनवायरनमेंट, है ना। तो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, रिड्यूस, कोई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको आप, जैसे कि जल ले लीजिए, पानी का उदाहरण ले लेते हैं। पानी आपको पीना है 1 गिलास, ठीक है। मोस्टली आज वर्तमान की सिचुएशन में बता रहा हूँ, किसी को 1 गिलास पानी पीना है और आजकल सबके घर में समर लगी हुई है। समर का बटन दबाएंगे, ठीक है, पाइप से 1 गिलास पानी भरेंगे। आपको 1 गिलास पानी पीना है, लेकिन आपने 1 से 2 बाल्टी पानी ज़मीन पे गिरा दिया, ठीक है, जो कि नाली में बह रहा है। इससे क्या होगा, आने वाले टाइम में रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। तो हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। हमें 1 गिलास पानी चाहिए तो हमें 1 ही गिलास लेना है, वेस्ट नहीं करना है। सेकंड चीज़, हमें रीयूज़ करना है। रीयूज़ का मतलब है कि कोई चीज़ है, सपोज़ कीजिए कोई, हमने मार्केट से कोई कैन ली ऑयल को हमने यूज़ कर लिया, तो हम कैन को फेंकना नहीं है, हमें उसको रीयूज़ कर लेना है, या तो किसी कंटेनर के रूप में, ठीक है, या फिर उसकी कटिंग करके कैन के ऊपर से उसमें कोई पौधा लगा देंगे, कर सकते हैं ना, या उसका कुछ और चीज़ बना सकते हैं, उसका रीयूज़ करना है। इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो होगा आपका वो सेव होगा। रिसाइकिल करेंगे। रिसाइकिल का मतलब है फ्रेंड्स, जैसे कि न्यूज़पेपर हैं या कॉपी किताबें हैं, जब पुरानी हो जाती तो क्या करते हैं, इनको एक कबाड़ी वाला ले लेता है और उसका रीयूज़ करके फिर से उनकी कॉपी किताबें बन जाती है। तो रिसाइकिल करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे, लेकिन उसको रिकवर मतलब उसको फिर से पालेंगे, फिर से प्राप्त कर लेंगे उसको रिसाइकिल करने के बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4R EVS में, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं, इन्हीं के डिपेंड बेस्ड पे क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आज का पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। बताइए, जो पानी है, पानी की उपलब्धता कितनी है और कैसे उसका उपयोग करना है, कैसे उसका पुनर्चक्रण करना है, ये सारी बातों को बताना है टीचर को। तो क्या रणनीति होगी, चर्चा करेंगे, बिल्कुल चर्चा तो करनी पड़ेगी उसके ऊपर। परियोजना बनाएंगे एवं चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका परियोजना भी बनाएंगे और चर्चा भी करेंगे। उसके लिए किस तरह से हमें उपयोग करना है, किस तरह से हमें पानी को बचाना है और किस तरह से हमें उसका रीयूज करना है, ठीक है, रिसाइकिल करना है, पुनर्चक्रण, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 3 पे लिखा है साक्षात्कार। इंटरव्यू से क्या मतलब है, साक्षात्कार से प्रयोग। हाँ प्रयोग तो करेंगे, प्रयोग तो हमें करना है, लेकिन परियोजना बनाना एवं चर्चा करना इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्लास यदि पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए निकाल के वीडियो में तैयार किया है, और सबसे बड़ी बात है, कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे उसकी आपको PDF नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके लिए PDF वीडियो सेंड करने के बाद ही, वीडियो अपलोड करने के तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर रेडी करके तैयार कर देते हैं। जैसे आप लोग जहाँ चाहते हैं, टेलीग्राम पे भी आपके सेंड कर दी जाती है, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग CTET के ग्रुप में जुड़े हैं 2024 वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ भी तुरंत सेंड कर दी जाती है। इसके अलावा भी कोई मैसेज करता है PDF चाहिए, नंबर दे दो भैया अपना, ठीक है, तुरंत से उसके पास PDF पहुँच जाती है। रोज़ किसी ना किसी की 4 5 10 कॉल आती हैं PDF के लिए, उसको PDF तुरंत हर क्लास की PDF या फिर जो नोट्स पड़े हुए हैं सब उनको सेंड कर दिए जाते हैं बिना किसी देरी के, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, आप लोगों का भला हो सके। चलिए
क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, स्क्रीन पे स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ, ईवीएस के सिद्धांत के बारे में लिखा है फ्रेंड्स, तो बस इसके बारे में पढ़ना कुछ नहीं है खास, क्वेश्चन है उसी के में कुछ होगा तो आपको बता देंगे। पर्यावरण अध्ययन किन किन पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। जो पर्यावरण का अध्ययन है, कौन कौन से पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांत हैं जिन पर यह आधारित है। पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के लिए सीखना। फ्रेंड्स, पर्यावरण के लिए सीखना बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण के माध्यम से सीखना बिल्कुल सही बात है। अभी तो हमने पढ़ा था पीछे एक क्वेश्चन, पर्यावरण के बारे में सीखना बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण के बारे में सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना एक ही बात है। पर्यावरण के रूप में सीखना, ये क्या बात हुई, पर्यावरण के रूप में सीखना क्या होगा, तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इसके राइट हो जाएंगे। देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। बी, सी और डी दिया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 पे, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। असेसमेंट के बारे में आ जाता है इसमें, तो इसके बारे में, वैसे असेसमेंट के बारे में इस वीडियो में तो हमने कुछ कंटेंट इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आप लोग कहेंगे तो अभी एक वीडियो हमें बनानी है, क्लास बनानी है एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ 2005 और नई शिक्षा नीति के एनईपी के बारे में, एनईपी 2020 के बारे में बनानी है एक वीडियो। तो असेसमेंट के बारे में कोशिश करेंगे थोड़ा सा आपको उसमें एक्सप्लेन कर दें, वरना क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे ही बिना बताए भी। लेकिन देख लेंगे जैसा अच्छा लगेगा, उचित लगेगा, तो असेसमेंट के बारे में थोड़ा सा आपकी एनईपी नई शिक्षा नीति, ठीक है, 2020 और सॉरी एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 में वाले टॉपिक में इंक्लूड कर देंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अभी। उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। उपाख्यान जब करते हैं कोई किसी अभिलेख का, तो क्या उसमें नहीं होना चाहिए। समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं इसके किस तरह से दिए गए हैं। दो ऑप्शन इसके दिए गए हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि साथ में ही हो जाए। हाँ, अब बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। फ्रेंड्स, सी और डी ऑप्शन जो है इसके बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहे हैं। सी इसका बिल्कुल सही लग रहा है, डी इसका सही लग रहा है। बच्चों की क्या रुचि है, क्या जिज्ञासा है, क्या बच्चा क्या जानना चाहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो डी ऑप्शन जिसमें होगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में डी नहीं कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में डी नहीं कट जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये लिखा है निर्णायक होना, निर्णायक बिल्कुल नहीं होना है, डिसीजन नहीं लेना है एकदम से। ठीक है, एकदम से डिसीजन नहीं लेना है। बी ऑप्शन जिसमें होगा वो कट जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में कट जाएगा। क्या बचता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी और डी इसके राइट होंगे। बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, टीचर को पता होगा बच्चे की क्या ताकत है, क्या कमजोरी है, बच्चा क्या, किस चीज़ में बच्चे की जिज्ञासा है, किस चीज़ में बच्चे की रुचि है, इंटरेस्ट है। ठीक है, किस तरह से बच्चा सीखना चाहता है, तो उसका ध्यान रखेंगे पूरा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। आई थिंक 40 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, 42 के आसपास। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं, बताइए। सृजन होगा, चयन होगा, भाषण होगा, लेखन होगा। फ्रेंड्स बताइए, भाषण देने से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ऑप्शन सी को तो काट देंगे। सृजन होगा, क्रिएटिविटी, समस्या समाधान के लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए। एक तरीके से समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, दूसरा तरीका ढूंढो। ठीक है, चयन, सिलेक्शन भी करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी तो इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, दो ही ऑप्शन दिए हैं, तो ए और बी इसका
यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेखन, लेखन भी इसका नहीं होगा। भाषण और लेखन इसके नहीं होंगे। भाषण देने से, लेखन करने से समस्या का समाधान के लिए ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं होंगे। लेकिन हाँ, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। ठीक है, और चेन सेलेक्शन होना चाहिए उसका सही से, समस्या क्या समस्या है, उसका किस तरह से निदान, समस्या का समाधान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आज का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं? सतत और समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, उसकी प्रकृति को कौन से ऑप्शन जो है डिफाइन कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं? यह पाठ तथा साल के अंत में होने वाला आकलन है। फ्रेंड्स, आपको बताया है कभी भी आकलन को बिल्कुल लास्ट में नहीं करना है, बराबर करते हुए चलना है, यानी कि सतत। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब यहीं से देखते हैं, जिसमें ए ऑप्शन होगा उसको काट देंगे, ये काट देंगे। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं स्लाइड, 1 काट देंगे और 4 भी काट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, यह सीखने के लिए बजाय सीखे गए का आकलन है। यह रचनात्मक रूप से सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। सी ऑप्शन फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन में सी दिया गया है, 2 में भी और आपका 3 में भी। ठीक है, 2 में भी दिया गया है और 3 में भी आपका दिया गया है। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? यह सीखे गए के बजाय सीखने के लिए आकलन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 2 होगा कि 3 होगा? पहला वाला तो है सीखे गए का, सीखने के लिए के बजाय सीखे गए का आकलन है। ठीक है, दूसरा सीखे गए के बजाय सीखने के लिए, सीखने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसमें याद रखने वाली बात है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सीखे गए का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें कुछ थोड़ा सा मुझे भी डाउट हो रहा है, कुछ होगा तो पिन कर देंगे बाद में ऑप्शन में, लेकिन आप मान के चलिए कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी और डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आज का। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षण की सहायता करेंगे। नैदानिक जो परीक्षण होगा, बच्चे की समस्या का निदान करने वाला जो परीक्षण होगा, शिक्षा की सहायता करेगा। किस में सहायता करेगा? विद्यार्थियों की बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। ऐसा तो कुछ नहीं है, विद्यार्थियों की बुद्धि भागफल ज्ञात क्यों करता है? जो नैदानिक परीक्षण होगा बुद्धि भागफल ज्ञात नहीं करेगा फ्रेंड्स। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में देख लेते हैं, ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरह से दिए गए हैं। अब ध्यान रखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। तो जिसमें बी नहीं होगा उसको काट देंगे, ए काट दिया हमने, बाकी तीनों में बी दिया गया है। ठीक है, अब बी के साथ सी रखना है कि डी रखना है? तो ए तो आपका ऑप्शन हमने बताया था गलत है, ए वाला ऑप्शन भी काट देंगे। ठीक है, सेकंड में ऑप्शन ए दिया गया है। अब बी के साथ डी होना चाहिए कि सी होना चाहिए, बताइए? विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करना है। विद्यार्थी कितनी गति से सीख रहा है ये आकलन करने की फ्रेंड्स कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह ध्यान रखना है कि विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है यह ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बच्चे की क्या गति है सीखने की उसका आकलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कैसा प्रदर्शन बच्चा कर रहा है यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 39 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है? बताइए? प्रासंगिक अनुभव, अमूर्त अनुभव,
वैश्विक से स्थानिक या समावेशी अनुभव? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, आपको पता है तो। तब तक आपको समझा देते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण की समझ विकसित करनी है बच्चों में, तो क्या वैश्विक से स्थानिक अनुभव होना चाहिए? मतलब पहले वैश्विक चीज़ें बताओ फिर स्थानीय चीज़ें बताओ? नहीं, गलत। पहले स्थानीय चीज़ें बताओ, यानी कि आसपास की चीज़ों को बताओ, बाद में आगे जाओ, ठीक है, बाद में दूर की चीज़ें बताओ। तो ऑप्शन नंबर 3 इसको काट देंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। अमूर्त अनुभव, अमूर्त का मतलब होता है जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, ऐसा अनुभव बच्चे को ऐसा देना चाहिए? नहीं, बच्चे को क्या देना चाहिए? पहले मूर्त अनुभव। तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा फ्रेंड्स। प्रासंगिक अनुभव यानी कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्चुअल जो एक्सपीरियंस है बच्चे को महत्वपूर्ण है। आपने आपसे बताया था ना कि प्रासंगिक अनुभव होगा, संदर्भित जो अनुभव होगा वो उसके लिए, बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, आपको बताया था कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समावेशी अनुभव भी नहीं होगा यहाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बेस्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज का थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, आई थिंक ज़्यादा छोटा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा, हाँ अभी ठीक है। सुबह सुबह बस का इंतजार करते समय मोना अपने बेटे जयेश को आज आयोजित होने वाली पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के लिए तथ्य और परिभाषाएं पूछ रही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जयेश के सीखने में बड़ी बाधाएं हैं? फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्वेश्चन का क्या मतलब है। ठीक है, मोना है एक लेडी, अपने बेटे जयेश को स्कूल छोड़ने जा रही है। स्कूल छोड़ने के लिए बाहर जैसे रोड पे आती है तो बस का वेट कर रहे हैं वो लोग। तो तब तक सोचती है मोना कि अपने बच्चे से जो आज पेपर में आने वाला है उसके बारे में कुछ पूछ लेती हूँ। तो ऐसा करके वो कौन सी बाधा उत्पन्न कर रही है, मतलब क्या नुकसान कर रही है अपने बच्चे का, कौन सी बाधा उत्पन्न कर रही है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि दोहराने से जयेश तथ्यों और परिभाषाओं को अच्छी तरह याद करेगा। एग्ज़ाम से पहले फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, थोड़ा से टाइम पहले छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई, और उसको रिकॉल भी नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले। लेकिन वो ऐसा कर रही है तो ये बाधा उत्पन्न हो गई ना, तो ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बाधा पूछा है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे बाधा। ठीक है, ये गलत, ये जो कर रही है वो गलत कर रही है, निगेटिव बात है, और ये निगेटिव ही पूछा है बाधा क्वेश्चन में, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ऐसा करके मोना जयेश की सहायता कर रही है क्योंकि तथ्यों और परिभाषाओं को सुबह के समय अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, मतलब निगेटिव पॉइंट है। उसका पेपर है, पेपर से जस्ट पहले यानी कि सुबह का टाइम है, पूछ रही है तो बच्चा और कंफ्यूज हो सकता है, बच्चा और भूल सकता है, तो ये भी बच्चे के लिए एक नेगेटिव बात हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव ही पूछना चाह रही है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, पेपर से जस्ट पहले रिकॉल नहीं करनी चाहिए चीज़ों को, पूछना नहीं चाहिए, लर्न नहीं करना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए पेपर से जस्ट पहले, एक दिन पहले छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा करके मोना प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण कर रही है। बिल्कुल सही बात है, ये एक स्वाभाविक नेचर है, प्राकृतिक नेचर है कि उसकी जिज्ञासा हुई मोना की कि देखो हमने, सबकी सब माँ बाप की होती है कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है, चलो उसका टेस्ट लेते हैं। कई बार आपने भी देखा होगा आपके माँ बाप क्या करते हैं, मम्मी पापा भाई बहन क्या करते हैं, बड़े पूछ लेते हैं कि चलो सुनाओ तुमने कितना याद किया है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक एक वो है जिज्ञासा, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो निगेटिव पूछ रही है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा है लेकिन वो बाधा थोड़ी ना है, ये वाली बात तो सही है। ऐसा करके मोना प्रक्रिया कौशल विकसित कर रही है, ये भी बिल्कुल सही बात है, प्रक्रिया कौशल विकसित तो होगी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन ए तथा बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं, ए तथा बी। हाँ, ए तथा बी दिया गया आपका ऑप्शन नंबर 1 में, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया आपका ए तथा बी।
ऑप्शन नंबर 4 इसका ए तथा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स 41 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41 पे पहुंच के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ, आई होप कि आपको अभी दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या रहेगा। कक्षा 1 के विद्यार्थियों को प्रकरण, एक प्रकरण है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है लिखा है, के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं। एक प्रकरण है कक्षा 1 में कि चिट्ठी आई है, तो उसके बारे में बच्चों को जो है बताना है, शिक्षा देनी है, तो कौन सा जो क्रियाकलाप है सबसे उपयुक्त रहेगा। पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। का पाठ पढ़िए, आई थिंक कुछ प्रिंटिंग में छूट गया है, मतलब यही कहना चाह रहा होगा कि इसका पाठ पढ़िए और उससे संबंधित अभ्यास कीजिए। तो पाठ पढ़ के और अभ्यास करके ये वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा फ्रेंड्स, काट देंगे। पाठ को पढ़ना और अभ्यास नहीं करना है। विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। अच्छा, विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डाकिया के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, स्थानीय जो आसपास का डाकघर होगा वहाँ जाइए, वहाँ जाने की योजना बनाइए। क्या हो जाएगा, ये एक फील्ड ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, फील्ड ट्रिप वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ अच्छे से और ज़्यादा चीज़ सीख जाएंगे। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी इसके ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से दिए गए हैं। तो जिसमें डी ऑप्शन नहीं होगा काट देंगे, पहला ऑप्शन काट देंगे, दूसरा काट देंगे। अब तीसरे और चौथे में डी दिया गया है, तो डी के साथ अब ए लेना है कि सी लेना है। तो एक पहली काट चुका हूँ मैं, आपको बताया था ना ए नहीं करेंगे, पाठ को पढ़ना और अभ्यास नहीं करना है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी और डी, यानी विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करेंगे। अपने दादा दादी के लिए बच्चे पत्र लिखेंगे, उससे सारी बात प्रैक्टिकली कोई चीज़ लिखेंगे तो सारी चीज़ें उनको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, सब कुछ सीख लेंगे उसके बारे में। और एक डाकघर में जाएंगे भ्रमण के लिए, तो उनका जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन इसका बी भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन जिस तरह से दिए गए हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक 2 क्वेश्चन और हैं, टोटल 43 क्वेश्चन थे, जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं उनको भी। क्वेश्चन नंबर 42, जंगल भ्रमण के दौरान सीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। ओके, सीमा ने अपने अध्यापक से अनुरोध किया कि वे उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़ें। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए, यह एक दुर्लभ पौधा है। अगर सभी विद्यार्थी जंगल के पौधों को तोड़ने लगें तो प्रजाति नष्ट हो सकती है। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है, बताइए। क्या समझाना चाह रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड, कौन सी शिक्षा बच्चों को देना चाह रहा है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स अब स्लाइड को। हाँ, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास करना चाह रहा है, बिल्कुल सही बात है। मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास करता है। मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जो मानव जो क्रियाकलाप करते हैं, एक्टिविटी, जैसे पौधे को उखाड़ लेंगे, फूल को तोड़ लेंगे, उससे जो समस्या आ जाएगी पर्यावरण के बारे में, उससे जागरूक करना चाह रहा है बच्चों को। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर सी, मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता विकास, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए बच्चों को जागरूक कर रहा है टीचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का बोध का विकास। फ्रेंड्स, कार्यवाही करना, ठीक है,
कार्यवाही करना मतलब पनिशमेंट देना, इस तरह से कि इस तरह की कोई भी बात होगी तो उसको एकदम काट देंगे, ठीक है। कार्यवाही नहीं करनी है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। ए, बी और सी पहला ही ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये था आज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 42। हाँ 42 क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स। और तो ये था आज का सेशन फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अब ईवीएस में जितना भी कंटेंट हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट 2024 ईवीएस के नाम से, आप उसको पूरा देख लेंगे, उसमें टोटल 11 वीडियो हो जाएंगी इसको लगा के। तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 28 से 30 नंबर का आपका हो जाएगा इसी से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फ्रेंड। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम आईडी है अंकित राठी के नाम से, आप फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सभी के मैसेज का हो सकता है थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिले, कभी कभी आपको बराबर रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ किसी ना किसी के मैसेज या कॉल आती है पीडीएफ के लिए, ठीक है, नोट्स के लिए। तो सीटेट के ग्रुप पे, टेलीग्राम पे सब ये भेजे हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो आप पीछे तक भी देख सकते हैं क्या क्या शेयर किया हुआ है। तो वहाँ से हर एक पीडीएफ आप, वीडियो क्लासेस का लिंक, पीडीएफ, नोट्स और प्रीवियस ईयर के पेपर सब कुछ टेलीग्राम पे हमने डाला हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। फेसबुक भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, अंकित चौधरी के नाम से आईडी है। और हर आपको सोशल मीडिया पर सेम ही डीपी मिलेगी। जो डीपी आप यूट्यूब पे देखेंगे वही आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मिलेगी, सेम ही डीपी लगी हुई है, ताकि आप लोगों को सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम आपको पता ही है, दी अंकित राठी, सब्सक्राइब कर